तो गाइज़ मैं पढ़ रहा था आज थोड़ा सा फ़िलासफ़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें बहुत सारे जो फ़िलासफ़र्स हैं उनको एक ही लाइन दी जाए, ठीक है? और उसका वो अलग अलग जो भी वर्जन बनता है उनके हिसाब से, उनके थॉट्स के हिसाब से, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको देखा जाए कि अलग अलग फ़िलासफ़र्स किस तरह से सोचते हैं और वो ऐसा लिखते हैं तो लिखते क्यों हैं, ठीक? तो हम शुरुआत करते हैं सोक्रेटिस से। ठीक है, सुकरात जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है फ़िलासफ़ी की नींव रखने के लिए। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही एक इंसान को क्वेश्चन करने पे मजबूर किया था। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं तो हम उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इनका जो तरीका था वो भी क्वेश्चन आंसरिंग का था। इनको अगर कोई चीज़ दे दी जाए, किसी एक टॉपिक पे बात चल रही है, तो ये उसमें आंसर ना दे के क्वेश्चन पूछते थे। क्वेश्चन जब पूछते थे तो जो सुन रहा होता था वो उसका आंसर देता था। अब जब वो आंसर देगा तो ये उसमें और क्वेश्चन पूछेंगे, करते करते ये एक टाइम पर आके ट्रुथ को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। जो भी जो और वो ये बिना आंसर बताए करते थे। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ पूछ के डीप डाइव करवा लेते थे। तो ये एंशियंट एथेंस के स्ट्रीट फिलोसफर थे। इन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा। इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, जिनको हम अरस्तु भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उन्होंने इनके डायलॉग्स में डायलॉग्स को प्रिजर्व रखा और उसके ऊपर बुक लिखी थी। ठीक है, तो इनका जिक्र इन्होंने कई कई अपनी बुक्स में किया है, प्लेटो ने। तो जो इनका जो सोक्रेटिक मेथड था वो था क्वेश्चनिंग फॉर ट्रुथ। ठीक है, और इनके ऊपर स्टेट का जो यूथ था उसको करप्ट करने का जो चार्जेस भी लगे थे, क्योंकि ये सबको बिठा लेते थे अपने साथ में और उसके बाद ये लोग अपना डिस्कशन करते रहते थे फिलॉसफी के ऊपर। तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि ये हाईएस्ट अथॉरिटीज़ को भी क्वेश्चन करते थे, ठीक है, घूमते घामते रोडों पे। तो इससे ये हो गया कि भाई ये बंदा कौन है, ना इसका कुछ अता ना पता, ये रोडों पे घूमता है, ठीक है, ना राजा को कुछ समझता है ना कुछ। और लोग इसको बहुत इज्जत देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो थी वो बात होती थी। इस वजह से जो है इनको बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो अ, इनको लास्ट में हेमलॉक देके, हेमलॉक एक काइंड ऑफ जहर होता है जो इनको दिया गया, ठीक है, जिससे ये मर गए थे। तो वैसे इनके बारे में मतलब बताने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन इतना डीप डाइव नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई है इनके ऊपर, सुकरात के ऊपर। तो जो लाइन है कि लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या रखी है सबके लिए। हाँ, तो लाइन है, इंसान को ज़िंदगी में दुख का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक बहुत कॉमन लाइन है कि किसी भी इंसान को दुख का अ, जो है दुख फेस करना पड़ता है लाइफ में। तो अब शुरू करते हैं सुकरात से कि इनका क्या वर्जन था या फिर ये क्या कहते हैं। तो सुकरात विल बी लाइक, क्या दुख सच में बुरा है या हमने उसका अर्थ नहीं समझा या उसका हमें अर्थ समझ नहीं आया। ठीक है, इन्होंने ये ऐसा क्यों सोचते थे, क्योंकि इनका बिलीव था सफरिंग समझने से पहले उसको क्वेश्चन करो और ब्लाइंड एक्सेप्टेंस इग्नोर करो। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी ट्रुथ थ्रू क्वेश्चनिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन इज इक्वल टू लिबरेशन। अब आते हैं प्लेटो पे, जो सुकरात के स्टूडेंट थे। ये एथेंस एकेडमी के फाउंडर थे और वेस्टर्न फिलॉसफी के आर्किटेक्ट कह सकते हैं हम इनको। इन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी फेमस, द रिपब्लिक। वो फिलहाल मेरे पास भी है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पता नहीं क्यों कैमरा बैक नहीं हो रहा। तो जो बुक थी द रिपब्लिक, इन्होंने इसमें लिखा था कि आइडियल स्टेट एंड फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था इन्होंने। ठीक है, कि एक जो किंग होना चाहिए वो आइडियली कैसा होना चाहिए,
ठीक है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फिलोसफर किंग का। फिलोसफर किंग में इन्होंने मेंशन किया था कि भाई एक जो किंग है उसको मतलब एक फिलोसफर को किंग बनना चाहिए, क्योंकि उसको मतलब पता रहेगा कि वो अ, उसको ज्ञान होगा मतलब लोगों को मैनेज करने का, और फिर क्या सही है क्या गलत है। वो करप्ट नहीं होगा और वो ग्रीडी नहीं होगा। तो ये द रिपब्लिक में चीज़ें मिल जाती हैं पढ़ने को। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों सोचते थे, या फिर ये इस तरह से क्यों बोलते। अच्छा हाँ, इन्होंने इन्होंने इस लाइन का जो वर्जन है इनकी तरफ से ये है कि भाई जो दुख है वो शारीरिक दुनिया की कमी है। ठीक है। असली सुख आइडियल वर्ल्ड में है। अब वही वाली बात आती है, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ज़्यादा बात करते थे, परफेक्ट चीज़ों की। और इनका मानना था कि जो परफेक्ट चीज़ें होती हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी जो है वो इम्परफेक्ट है। और जो जो ट्रू फॉर्म ऑफ परफेक्शन है वो आइडियल आइडियल स्टेट में है। और आइडियल जो है ये खैर अपनी बुक्स में अलग डायमेंशंस की बात करते थे कि जो क्वालिटीज़ होती है, जो वर्चू होता है वो लाइक लाइक स्पेस में है। ठीक है। अलग अलग पिलर्स ऑफ विजडम होते हैं, इस टाइप की बातें करते थे ये इस टाइप की चीज़ें ये सोचते थे। तो इनका ये था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट दुनिया जो है वो आइडियल है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है वो तो बेकार है। तो इस तरह का इनका था। ठीक है। और रियलिटी को ये शेडो ऑफ हायर ट्रूथ बोलते थे, ये एक सिर्फ परछाई समझते थे रियलिटी को। बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल प्लेटो के ही स्टूडेंट थे। ठीक है। और जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर द किंग, जो हम सिकंदर भी बोलते हैं, तो सिकंदर के जो ये टीचर थे। ठीक है। इन्होंने खैर बहुत साइंस, लॉजिक, पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन दिया था। और ये मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल बातें करते थे अपने टाइम के हिसाब से। तो इनकी एक बुक भी है कि नाइकोमैकियन एथिक्स, जिसमें ये वर्चू एथिक्स जो है इसका बेस है। और इनका क्या वर्जन होता है इस लाइन को लेके, इनका वर्जन होता कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर संतुलन से उससे पार हो सकते हैं। मतलब कि दुख जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, और हम जो है बैलेंस अगर करें तो ये सब चीज़ें हम कोप अप कर लेंगे इससे। तो ये मतलब बैलेंस की बात करते थे, प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे, रैशनैलिटी की बात करते थे। तो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करते थे। और जो बैलेंस है, अगर बैलेंस रहेगा तो वो फ्लरिश हो जाएगी चीज़ें, वो इस टाइप की जो है वो बातें करते थे। जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो थी प्रैक्टिकल रियलिज्म प्लस वर्चू एथिक्स। बात करते हैं नीचा की, फ्रेडरिक नीचा। ये विल टू पावर की बात करते थे, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी लिखते थे। इनकी मैंने कई बुक्स पढ़ी है। एंटाई क्राइस्ट पढ़ी है, बियॉन्ड गुड एंड इविल पढ़ी है। बाकी जो दो तीन और बुक हैं वो मैं पढ़ूंगा, जैसे इनकी बुक है द स्पोक ज़राथुस्त्र, ज़राथुस्त्रा, कुछ भी कह लो। ये जर्मन के रेबल काइंड ऑफ फिलोसफर थे। ठीक है। और इनकी जो फिलोसफी का जो लिखने का तरीका होता था काफ़ी स्ट्रांग होता था, काफ़ी क्रिटिसाइजिंग वे में ये किसी भी चीज़ को एकदम ज़मीन पे गिरा देते थे। तो ये क्रिश्चियनिटी, मोरालिटी और ये जो हर्ड मेंटालिटी है इस पर अटैक करा करते थे। और वीकनेस को है ये एक बहुत शर्मिंदगी मतलब जैसी चीज़ कह के बताते थे। और खैर ये स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते थे। और ये काफ़ी मतलब रियलिज्म में जीते थे, मतलब रियलिटी में जीते थे। तो इस लाइन पे जो लाइन थी कि दुख जो है वो इंसान को झेलना पड़ता है लाइफ में, इस पे लिखते कि दुख ज़रूरी है, बिना इसके महानता पैदा नहीं होती। तो आप समझ रहे हो जो माइंडसेट है, जो दुख है वो ज़रूरी है, लाइक जो पेन है वो नेसेसरी है, इसके जो बिना है आप मतलब कुछ कर नहीं सकते, आप बड़े नहीं बन सकते, आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। जो आइडियोलॉजी है इनकी वही विल टू पावर और सेल्फ क्रिएशन, ये काफ़ी पॉजिटिव थे इंसान की क्रिएशन को लेके, और मतलब खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये इस तरह की बातें किया करते थे। अब बात करते हैं आर्थर शॉपेनहावर की।
ये जो थे ये थे जर्मन फिलोसफर थे। इनकी मैंने विजडम ऑफ लाइफ पढ़ी हुई है। और ये पेसिमिस्ट टाइप के जो थे फिलोसफर थे, ईस्टर्न फिलोसफी से इन्फ्लुएंस थे। और वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन जो इनका है वो मेजर वर्क था, ये एक बुक है। और जो दुख वाली लाइन है उस पे ये लिखते हैं कि जो जीवन का मूल रूप है वो दुख है, इच्छा ही पीड़ा है। तो जो जीवन है वो मतलब मूल रूप से दुख ही है, मतलब ये पेसिमिज्म आ गया कि लाइफ जो है वो खुद में एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है। और जो इसमें डिज़ायर्स हैं वो अ, वो पेन है। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि इनकी लाइफ में बड़ी ट्रेजेडीज थी। इनकी इन्होंने अपने चाइल्ड को लूज़ भी कर दिया था। और जो इनकी मदर थी उनसे वो काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि इनके जो फादर थे बड़ी पहले एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। तो इनका जो लेडीज़ हैं उनको लेके बड़ा हेट्रेड भी था इनके मन में। ठीक है। इन्होंने बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी कि भाई इनका जो माइंडसेट था वो गर्ल्स के खिलाफ या फिर जो लाइफ को लेके बड़ा वैसा था, दबा दबा था। तो इनका जो आइडियोलॉजी थी वो थी मेटाफिजिकल पेसिमिज्म। मेटाफिजिकल मतलब कि जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो, जो चीज़ फिजिकल ना हो। ठीक है। तो तो ये ऐसा सोचते इसलिए थे क्योंकि ये मानते थे कि जो डिज़ायर है वो एंडलेस होती है। ठीक है। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि भाई जो ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा लालच करोगे, ज़्यादा चीज़ें सोचोगे, ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे तो मतलब तुम दुख का ही कारण है ये सब। तो ये कभी कभी इंडिया में भी इस तरह की बातें हो जाती हैं कि भाई ज़्यादा बड़े ख्वाब देखोगे तो ज़मीन पे गिर जाओगे, है ना। तो ये काइंड ऑफ इस तरह की जो है बात करते थे कि अगर जो डिज़ायर्स है, जो इंसान की इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और मतलब इनफाइनाइट होती हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं कर पाता, वो खुश नहीं रह पाता। अभी बात करते हैं गौतम बुद्धा की। ये भी एक फिलोसफर थे और एक प्रिंस थे। इनको सिद्धार्थ भी बोलते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। और ये जो अपने टाइम पर ये प्रिंस थे जो कि मंक बन गए थे। ठीक है। इनके ऊपर तो सबको पता होगा, मैंने बताया था कि इन्होंने अपने महल में खूब रॉयल फैमिली और रॉयल कल्चर, रॉयल चीज़ें देखी थी। तो इनको लगता था कि दुख वगैरह टाइप की चीज़ इनकी जो लाइफ में थी ही नहीं। कभी जब एक बार किसी वजह से बाहर गए तो इन्होंने देखा कि भाई लोग जो हैं वो बीमारी में परेशान हैं, गरीब हैं, कोई किसी का बॉडी पार्ट नहीं है, किसी को बॉडी में ऐसी स्किन हो रखी है कि उनकी स्किन जो है वो अ, एकदम डैमेज्ड है। ठीक है। कीड़े लग रहे हैं, इस तरह की जब इन्होंने चीज़ें देखी कि गरीब मतलब दुख, इन्होंने समझा कि भाई ये भी एक कोई चीज़ होती है जो मैंने बचपन से आज तक अपने महल में नहीं देखी। तो इनका जो है माइंडसेट एकदम शिफ्ट हो जाता है। तो ये लाइफ को समझने निकल पड़ते हैं और सच की खोज में निकल पड़ते हैं। और ये फिर संन्यास वगैरह ले लेते हैं और फिर ये मंक बन जाते हैं। तो फिर ये अ, इन्होंने खूब चीज़ें लिखी, बहुत फॉरवर्ड थे इनके। ठीक है। बुद्धिज़्म इनके इनके इनसे निकला हुआ एक धर्म है। तो ये सफरिंग को डायग्नोज किया करते थे साइंटिफिकली। ठीक है। इसमें ये बात करते थे कि सबसे पहले कोई चीज़ है तो वो चीज़ के बारे में समझते थे। फिर उसकी अच्छाई बुराई हर चीज़ को साइंटिफिकली डायग्नोज करते थे। उसके बाद ये तीनों चीज़ें देते थे कि चीज़ क्या है, अगर ये करो तो क्या होगा, ये नहीं करोगे तो क्या होगा। तो मतलब इस टाइप का कुछ इनकी जो वर्क्स में है दिखता है। तो इनका जो वर्जन होता कि वो ये होता कि ज़िंदगी दुख है पर इसका अंत संभव है। तो यहाँ पर एक आपको होप दिखेगा इनकी बातों में। ठीक है। कि हाँ, मानता हूँ कि भाई जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है वो एक सॉरो है या फिर
पेन है, लेकिन हर चीज़ ख़त्म हो सकती है, यहाँ पर भी कुछ प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, ठीक है, जिससे कि आदमी मतलब सच तक पहुँच जाएगा और लिबरेट हो जाएगा। तो इनका जो आइडियोलॉजी थी वो थी डिज़ायर एलिमिनेशन। अगर आप इच्छाओं को मार दो या फिर इच्छाओं को हटा दो तो आप लिबरेट हो सकते हो, ये ऐसा वो सोचते थे। अब बात करते हैं जीन पॉल सार्ट की, ठीक है, सार्टर की, सॉरी। ये फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट थे और फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इनकी सेंट्रल थीम्स थी। और ये जो इनका वर्जन होता है वो ये होता है कि दुख आज़ादी का बोझ है, ठीक है। तो इनका जो वर्जन ये होता है कि भाई हम खुद मीनिंग को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे कि तो आप समझ रहे हो, मतलब कि दुख आज़ादी का बोझ है, जो पेन है वो आज़ादी का बोझ है, ये वाली बात जो ये करते थे, इस तरह की बात वो मतलब करते थे। इनकी जो आइडियोलॉजी लॉजी थी वो एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम की थी। बात करते हैं एल्बर्ट कैमस की, ठीक है। और ये करते थे ऐसी ऐसी बातें कि लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है, बट जो रिवोल्ट है वो नेसेसरी है। ये एब्जर्डिज्म के फाउंडर थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया एब्जर्डिज्म का। तो इनका ये मानना था कि जो लाइफ है वो बेमायने है, ठीक है। तो इनका जो वर्जन होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है कि जो जीवन है वो बेमायने है, फिर भी जीना बगावत है, ठीक है। माना कि भाई लाइफ जो है उसका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये बाय चांस क्रिएट हो गई है, ठीक है, सब फालतू है। बट जीना जो है इसमें एक रिवोल्ट की तरह है कि भाई हम जो है इसमें एक तरह से मानता हूँ कि भाई जो चीज़ है वो नेगेटिव है, लेकिन इसमें भी हम कुछ करें, समझ रहे हो, तो वो वाली बात आ जाती है। तो ये मानते थे कि जो मीनिंगलेसनेस है वो इसको एक्सेप्ट करते थे, और एक्सेप्ट करने का मतलब हो जाता है कि आप डिग्निटी को अचीव कर रहे हो। आइडियोलॉजी जो थी वो थी एब्सर्ड रेजिस्टेंस की। बात करते हैं लुडविग विटकेंस्टीन की। ये लैंग्वेज फिलोसफर थे, लॉजिक एंड मीनिंग बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करते थे। तो इनका जो वर्जन होता वो होता कि दुख कभी लैंग्वेज की सीमा होता है, आई मीन दुख का भी लैंग्वेज की सीमा होता है। तो इनकी जो बातें होती थी वो लैंग्वेज रिलेटेड ज़्यादा होती थी, कि मतलब कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे दुख को, मतलब वो इस टाइप से बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनका इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप जिस चीज़ को आप अच्छे से समझा नहीं सकते, ठीक है, अब जैसे पेन है, वो जो फील कर रहा है उसी को पता होगा, ठीक है, जिसका जैसा पेन। तो इनका मानना ये था कि भाई अ, अगर हम सही से एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि लैंग्वेज शेप्स रियलिटी। जितना अच्छे से आप किसी चीज़ को अच्छे से समझोगे समझाओगे उतना अच्छा जो है सामने वाला समझेगा और आप रियलिटी में रहोगे। बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले इनकी मैं बुक पढ़ रहा था, मेडिटेशंस। ये स्टोइसिज्म के फाउंडर फाउंडर तो नहीं थे, लेकिन हाँ एक तरह से प्रोमोटर थे, और इनका जो है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टोइसिज्म में। तो ये रोमन एम्परर थे, ठीक है, प्लस स्टोइक थिंकर थे। स्टोइक था करीब 2,500-3,000 साल पहले। जेनो जेनो करके एक बंदा था जिसने स्टार्ट किया था। स्टोइसिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स होते हैं, उससे जो इंसान है वो अफेक्ट ना हो। तो इनका मानना ये था कि आप मतलब जो कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल करो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। खुद को ही ऐसा बना लो कि आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है, वो आप उनसे परेशान ना हो। तो बार बार एक कॉल आ रही थी, तो मैंने सोचा उठा के बात कर लें।
ठीक है, तो ऑल ओवर हो गई, बात करते हैं इनका जो मार्कस ऑरेलियस है उनका क्या वर्जन होगा इस लाइन का। तो वो कुछ इस टाइप से कहेंगे कि दुख तुम्हारी सोच में है, ठीक है, वो बाहर नहीं है। या इनका मतलब है कि जो परसेप्शन है, ठीक है, वो आपकी सफरिंग जो है उसको कंट्रोल करता है। तो इसको ऐसे समझो कि इनका वही वाली बात आ गई कि जो आप सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अगर आप उस चीज़ को बड़ा सोच रहे हो कि जो दुख है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप उससे परेशान ही होगे, ठीक है, वो लार्जर देन लाइफ लगेगा आपको। तो जो इनकी आइडियोलॉजी थी बेसिकली वो थी इनर कंट्रोल की। अम, बात करते हैं एपिक्टेटस की, ठीक है। ये स्लेव से फिलोसोफर बने थे, ठीक है, और स्टोइक डिसिप्लिन के जो टीचर थे। और इनका क्या वर्जन होता, इनका होता कि भाई तुम्हें चीज़ें नहीं, उनके विचार जो हैं वो दुख देते हैं। तो इनका भी मानना यही था कि जो जजमेंट है वो पेन को क्रिएट करता है। बाय द वे जो एपिक्टेटस थे वो वो भी स्टोइक के प्रमोटर थे, ठीक है। और बात करते हैं सेनेका की। ये रोमन स्टेट्समैन थे और ये प्रैक्टिकल स्टोइक एसेज लिखते थे। तो इनका जो वर्जन होता वो ऐसा होता कि भाई हम इमेजिनेशन में ज़्यादा दुख झेलते हैं। तो ये भी वही वाली बात करते हैं कि भाई जो हमारी जो सोच है वो हमारी जो सफरिंग का जो लेवल है उसको डिफाइन करती है, ठीक है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी साइकोलॉजिकल स्टोइसिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न की। जो ईस्टर्न हार्मनी एंड स्पिरिचुअल नॉन डुअलिटी की बात करते थे वो, जैसे कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस जो थे वो चाइनीज़ मोरल टीचर थे और सोशल ऑर्डर के जो फिलोसफर थे। इनका वर्जन क्या होता है कि दुख तब आता है जब सामाजिक कर्तव्य टूट जाते हैं। तो इनका था बेसिकली जो आइडिया था वो था ड्यूटी एथिक्स ओरिएंटेड, सोशल एथिक्स ओरिएंटेड। ये कहते थे कि भाई जो हारमनी ब्रेक है, अगर वो हो जाएगी तो जो है सफरिंग आ जाएगी। तो बेसिकली इनका जो था मेनली वो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको समाज में जाके किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इससे मतलब इसके अराउंड जो था इनकी फिलॉसफी थी। बात करते हैं लाओजी की, जो डाओइज्म के फाउंडर थे। और ये ताओ ते चिंग इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है। बाकी इनका जो वर्जन होता है वो ये होता कि फ्लो के खिलाफ जाना ही दुख है। तो जो बेसिकली ताओइज्म होता है ना, वो दाओइज्म, ये बात करता है फ्लो के, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का ट्रेंड है, आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप सफ़र करोगे। जैसे हम ट्रेडिंग में नहीं कहते कि भाई अगर मार्केट बुल बुली बुल रैली चल रही है तो भाई उसमें आप शॉर्ट क्यों कर रहे हो, या फिर अगर मार्केट बियर बियर वाली चल रही है तो फिर आप उसमें लॉन्ग क्यों कर रहे हो। अगर फ्लो के अगेंस्ट जाओगे, ठीक है, तो मारे जाओगे। तो वो वाली बात करते थे। इनका ये था कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो अननेचुरल है। ये कहते थे कि जो किसी चीज़ की रुकावट है, फ्रिक्शन है, ठीक है, ये अननेचुरल है। फ्लो के साथ चलना चाहिए आदमी को, तभी वो सक्सेस रहेगा। ठीक है, जैसे दुनिया चल रही है, जो भी डायनामिक्स है उस हिसाब से रहोगे। अब जैसे आप सपोज मानो कि अब नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का कोई रूल है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अगर आप कुछ वहाँ पे उनके खिलाफ करोगे, जो कि इंडिया में हो सकता है सही भी हो, ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पर आपको मार दिया जाएगा इतने में। तो फ्लो के हिसाब से चलो, उधर जहाँ पर हो, जैसी जगह है, जैसा माहौल है, उस हिसाब से चलो तो आप सर्वाइव कर पाओगे। तो ये बात थोड़ी प्रैक्टिकल भी है। सही और गलत की बात नहीं कर रहा, बात ये है कि सिचुएशन के हिसाब से जो, या जो लाइक कहते हैं ना कि माइट डिसाइड द राइट्स। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो जो चल रहा है इस समय, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट खड़े हो गए तो दिक्कत होगी, वो वाली बात। जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो थी वू वे, इसको बोलते हैं एफर्टलेस एक्शन। बात करते हैं आदि शंकराचार्य की। ये आपके अद्वैत वेदांत के मास्टर थे। नॉन डुअलिटी प्रोपोगेट किया था इन्होंने। इनकी जो लाइन होती वो इसको लेके ये होती कि दुख माया है और तुम अपनी असली पहचान भूल गए। तो इनका जो था आइडियोलॉजी थी
आत्मन इज इक्वल टू ब्राह्मण। ठीक है। और ऐसा वो क्यों सोचते थे, क्योंकि उनका जो मानना था वो ये था कि इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ जो है वो आपको अ, जो है वो सक्सेस कर सकता है। ठीक है। अगर आप अ, जैसे इन्होंने बोला ना, दुख माया है, दुख जो है वो एक जंजाल है या फिर एक मिथ है। ठीक है। तुम अपनी असली पहचान भूल गए अगर आपने खुद को गलत समझ लिया या फिर आप खुद को भूल रहे हो तो आपको दुख होगा। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं इस पे? तो स्वामी विवेकानंद को तो खैर सब जानते हैं। इनकी कुछ 1893 आई गेस में अमेरिका में स्पीच दी थी इन्होंने इंग्लिश में, काफ़ी फेमस है। और ये वेदांत के ग्लोबलाइजर थे। स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी की ये प्रीचिंग देते थे। जो इनका वर्जन होता है वो होता है कि दुख जगाने आता है, तोड़ने नहीं। ये भी काफ़ी पॉजिटिव है कि जो दुख है वो आपको बनाने के लिए आता है। ठीक है। ये आपको ब्रेक करने के लिए नहीं आता। इनका जो आइडियोलॉजी थी वो थी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। बाकी कृष्णमूर्ति जी की बात करते हैं, जिड्डू कृष्णमूर्ति। ये इनकी फिलॉसफी मैंने पढ़ी हुई है और इनके सामने काफ़ी बड़े बड़े फिलोसफर छोटे लगते हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम करते थे चीज़ों को, ठीक, ऑब्जर्व करते थे, तो करते हैं मतलब। ठीक है। तो इनका जो लाइन होती, इनका जो वर्जन होता वो होता, दुख कंडीशनिंग का रिजल्ट है। ठीक है। और ये कंडीशनिंग क्रिटिक फिलोसफर थे। इनका बेसिकली जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि सोसाइटी जो है वो रियलिटी को फिल्टर करने में आपको हेल्प करती है। आइडियोलॉजी जो थी वो चॉइसलेस अवेयरनेस की थी कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो जो आपको डिफाइन करते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो। सब सोसाइटी या फिर जिस भी कंडीशन में आपको पुट किया गया वहाँ सर, जो भी जैसी भी आपकी कंडीशनिंग हुई उसकी वजह से है। बात करते हैं पावर, सोसाइटी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की। कॉल फिर से आ गया। तो बात करते हैं निकोलो मैकियावेली की। आ, इनका इंट्रोडक्शन है कि ये स्ट्रेटजिस्ट थे, जो किंग्स के पास एडवाइजर्स होते हैं। ठीक है। जो अलग अलग देशों पे कब आपको अटैक करना है, कैसे आपको डिफेंस अच्छा करना है, या जो भी इस तरह की डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते थे, जो जनरल्स वगैरह के साथ होते थे। ठीक है। इनका ये रोल था किंग के पास। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है द प्रिंस, जिसमें ये गाइड करते हैं कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। ठीक है। अ, तो ये इटालियन थे और ये पावर रियलिस्ट थे। ठीक है। और इनका जो बेसिकली फंडा था वो पॉलिटिकल सर्वाइवल के ऊपर था। तो दुख वाली लाइन पे इनका क्या होता ओपिनियन, ये कहते हैं कि दुख रियलिटी है, उसे पावर में बदलो। ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है ये है कि दुख जो है वो है, रियलिटी है मानते हैं, लेकिन उसको आप यूज़ करो। ठीक है। कुछ अच्छा करने के लिए या फिर उससे अपनी पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है। मान लो कि ये मतलब देखो, पावर पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में ना कुछ सही गलत नहीं होता। इनमें ये होता है कि भाई हर चीज़ अपने एडवांटेज में होनी चाहिए किसी भी तरह। दुख है तो अपने पे दुख है मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दुख से सीखो और कैसे इसको एडवांटेज में बनाओ, कैसे दूसरों को दुख में रख के तुम खुद सुखी रह सकते हो, या फिर इस टाइप की मतलब माइंडसेट जो था इनका ये था कि भाई जो भी होना चाहिए अपना फ़ायदा होना चाहिए किसी भी तरह। ठीक है। तो वो बेसिकली फंडा ये होता है कि पॉलिटिक्स जो होती है वो इमोशनलेस होती है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी रियल पॉलिटिक। बात करते हैं चाणक्य की। ये भी मौर्यन स्ट्रेटजिस्ट थे और इनके बारे में आपने सुना होगा कि भाई इन्होंने आई थिंक धनानंद था, ठीक है, नंदा डायनेस्टी का, जिसको इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू उसकी जो रिजीम थी उसको ख़त्म करवा दिया था। ठीक है। इन्होंने सड़क से उठा के किसी बच्चे को राजा बना दिया था। ठीक है। अपने रिवेंज के लिए, क्योंकि उस नंदा डायनेस्टी के धनानंदा ने आई गेस इनकी
इंसल्ट कर दी थी पब्लिकली। तो इन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने जो चुटिया है उसको मैं तभी बांध के आऊँगा अगली बार जब मैं तुमको मार दूंगा या फिर मैं तुमको मरवा दूंगा। तो इनकी बड़ी फेमस बुक है अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, ठीक है। और सूत्रास, चाणक्य के सूत्रास भी हैं, ये 2-3 चीज़ें मेरे पास हैं, मैं पढ़ता भी हूँ। तो जो इनकी दुख के ऊपर जो ओपिनियन होता है वो ये होता है कि भाई दुख जो है वो कमज़ोरी का परिणाम है। अगर आप कमज़ोर हो तो आपको दुख होगा, ठीक है। सो बी स्ट्रांग। तो ये जो था स्ट्रेंथ के ऊपर जो था, स्ट्रेंथ सर्वाइवल डिसाइड करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस टाइप की जो इनकी आइडियोलॉजी है। ये स्टेट रियलिज्म पे बात करते थे। बात करते हैं सुनजू की। ये वॉर स्ट्रेटजिस्ट थे, ठीक है। आर्ट ऑफ वॉर इनकी टाइमलेस वर्क है जो मेरे पास भी है और मैं इसको पढ़ता हूँ। इनका जो वर्जन होता दुख वाली लाइन पे वो ये होता है कि दुख जो है वो बैटल फील्ड का हिस्सा है, स्ट्रेटजी बनाओ। इनका मतलब है कि इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेटेजिकली जो भी पेन है या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो भी फिक्शन है लाइफ में, ठीक है, उसको आप यूज़ करो, उसमें स्ट्रेटजी लगाओ। स्ट्रेटजी का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे कुछ स्टेप्स लो जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और वॉर में जीत अपनी हो। तो ये वॉर ओरिएंटेड बातें करते थे। आर्ट ऑफ वॉर जो है वो पूरी की पूरी वॉर के ऊपर एक कहने मतलब मास्टरपीस है। और इनका बड़ा फेमस लाइन है कि भाई द ट्रू आर्ट ऑफ वॉर इज़ व्हेन यू डिफीट द एनिमी विदाउट इवन यूजिंग एनी वेपन। तो बिना लड़े अगर किसी आपने किसी एनिमी को हरा दिया तो उसमें सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि क्योंकि वॉर में क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। लोग मरते हैं, इतने वेपन्स बर्बाद होते हैं, एग्रीकल्चर बर्बाद होता है, लोग परेशान होते हैं, औरतों के साथ गलत होता है, बच्चों के साथ गलत होता है, लोग भूखे मरते हैं। ये सब चीज़ें वो जानते थे। तो लेकिन एंड जो होता है वो ऑप्शन यही होता है कि भाई आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो जब लड़ना पड़ेगा तो फिर जीतना ही पड़ेगा, ये इनका माइंडसेट था, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, एक तरह से वॉर स्ट्रेटजिस्ट। बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे और इनकी जो कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी एक बुक है जो मेरे पास भी है, जो मैं पढ़ता हूँ क्या पढ़ ली। और इसमें ये बात करते हैं बोurgeoisie और प्रोलेटेरिएट की। बोurgeoisie वो जो अ, अमीर लोग हैं और जो इंडस्ट्रीज वगैरह जिन्होंने सेटअप करके जो जिन पे अथाह पैसा है और जो लोगों का एम्प्लॉय करते हैं। और प्रोलेटेरिएट वो होते हैं जो लेबर क्लास के लोग होते हैं। तो इनका जो आइडिया है बेसिकली वो ये है कि भाई जो पावर है वो पैसे वालों के पास ना रहकर जो लेबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्योंकि जो इकॉनमी चल रही है वो असल में लेबर की वजह से चल रही है। तो इन्होंने एक फंडा निकाला फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलके कि कम्युनिज्म, ठीक है, इसके ऊपर पता नहीं कितने देशों में गवर्नमेंट्स बनी, कितने रिवोल्यूशंस हुए। क्यूबा हो गया आपका, और चाइना में जो गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है आज भी, और यूएसएसआर। क्योंकि जो आइडियोलॉजी थी वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करी लेनिन ने, जो कि यूएसएसआर में थे। तो ये जो है उसके बाद स्टालिन ने करी, ठीक है। तो यूएसएसआर जो था इनका गढ़ था और बेसिकली पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कम्युनिज्म का बड़ा यूज़ हुआ, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड 200-300 सालों में पीछे। और ये जो थे वो कम्युनिस्ट थ्योरिस्ट थे और कैपिटलिज्म के क्रिटिक थे। इनको पैसे वाले लोग जो थे वो कम पसंद आते थे। इनकी जो इनका जो वर्जन होता वो दुख वाली लाइन पे वो ये होता कि दुख सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आपके पास दुख है तो आप समाज के नीचे वाले वर्ग में आते हो, और जो आप हो, ठीक है, जो कि दुख जिसके जीवन में है वो सिस्टम्स को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या फिर सिस्टम लेवल जो है एडवांटेज आपके ऊपर है, क्योंकि आप काम नहीं करोगे, मान लो आपने हड़ताल कर दी तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उनका पैसा नहीं बनेगा आपके बिना। तो ये स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लॉइटेशन से समझते थे, ठीक है। क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो
गरीब वर्ग के लोगों के लिए ज़्यादा थी। ठीक है, बात करते हैं जॉन लॉक की। ये लिबरल राइट्स फिलोसफर थे और इनका बेसिकली जो फंडा था वो फ्रीडम के अराउंड था। फ्रीडम जो है वो ह्यूमन नीड है, ये बेसिक चाय पानी है जो एक इंसान को चाहिए होती है। इनका ये मानना था, नेचुरल राइट्स वगैरह की बात करते थे। खैर, अच्छी बातें हैं, ये सब तो एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ ही हैं। बाकी इनका जो वर्जन होता है वो दुख वाली लाइन पे वो ये होता है कि दुख तब बढ़ता है जब अधिकार जो छिन जाते हैं आदमी के। ये बात सही भी है कि अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपके जो राइट्स हैं उनका वो आपको नहीं मिल रहे हैं, जैसे बेसिकली आपको मतलब कहीं फ्री में फ्रीडम नहीं है घूमने फिरने की। अगर आप चल फिर रहे हो ओपन स्पेस में, आपको कोई गोली मार दे तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हिटलर के टाइम पर ऐसे ही होता था। उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो किसी को भी आँख बंद करके मार देते थे चलते फिरते को। उस समय उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी उन्हें, और आज भी कोई जस्टिस नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स को उसके टाइम के। बात करते हैं जीन जैक्स रूसो की। ये सिविलाइजेशन के जो थे क्रिटिक थे। इनका जो मेन था वो आइडिया था कि जो नेचर है वो प्योर है, सोसाइटी जो है वो करप्ट है। ठीक है, इनका जो वर्जन होता है वो ये होता है कि भाई समाज ने इंसान को दुख दिया है। तो ये इनका जो था वही था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सफरिंग है, जो भी पेन है, सब समाज की वजह से है। आइडियोलॉजी जो थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइडियलिज्म की। बात करते हैं कांट की। इमैनुअल कांट, ये ड्यूटी एथिक्स आर्किटेक्ट थे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मोरल ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा थी। और अ, इनका एक वो है वर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। बाकी ये मोरालिटी को बहुत ज़्यादा प्रीच करते थे, मोरालिटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि मोरालिटी से जो है कंफर्ट आता है। तो इनका जो वर्जन होता था वो इस टाइप का था कि भाई दुख के बावजूद कर्तव्य निभाना नैतिकता है। अगर आपको दुख है उसके बावजूद भी अगर अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो आप नैतिक आदमी हो, या फिर ये एथिकल चीज़ है। करना चाहिए आपको, दुख हो या ना हो, करना चाहिए। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया कि भाई हम एक बेस लाइन लेते हैं, ठीक है, एक टॉपिक लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, उसको अलग अलग जो है फिलोसफर जो भी महान रहे अपने टाइम पर, ठीक है, तो इसमें मॉडर्न भी हैं, बीच वाले भी हैं और पुराने भी हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ हमने फिलोसफर्स को समझा, सबका क्या ओपिनियन था, क्यों था, क्या उनके थॉट्स थे, और वो ऐसा क्यों सोचते थे। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, टेक केयर।